दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप मेरी स्टोरी सुनते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस समय पर मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारा चैनल काफ़ी छोटा चैनल है। इसलिए अगर चैनल को बड़ा करना है तो आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और मेरी स्टोरी सुनते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी में आगे की ओर। दोस्तों, मेरा नाम किशन है और मैं सब्जी मंडी के अंदर सब्जी की दुकान लगाता हूँ। और मेरे एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है किशोर, और वो भी मेरे साथ ही सब्जी की दुकान लगाते हैं। लेकिन आज से 7-8 साल पहले की बात है। उन दिनों मेरे बड़े भाई ट्रक चलाने का काम किया करते थे और वे अक्सर देर रात होने के बाद ही घर वापस लौट कर आते। उन्हें अक्सर लौट कर आने में रात के 2 या 3 बज ही जाते थे और मैं घर के अंदर अकेला सोया करता था। दरअसल हमारा एक कच्चा सा मकान था और हम दोनों भाई उसी कच्चे से मकान के अंदर जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे थे। दरअसल माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और हम दोनों को अकेले रहने की जैसे आदत हो गई थी। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे के अंदर चुपचाप सोया हुआ था। तभी मुझे दरवाजे के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगीं और जब इन आवाज़ों को सुनकर मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और मैंने अपने कमरे के दरवाजे को खोला। लेकिन जब मैंने दरवाजे को खोलकर बाहर की ओर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने दूर दूर तक देखा लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई भी नजर नहीं आया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कोई सपना देखा होगा और मैं कमरे के दरवाजे को बंद करके फिर से सो गया। लेकिन मेरे सोने के कुछ देर के बाद ही किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे को काफ़ी जोर जोर से खटखटाया और ये आवाज़ सुनकर मैं तुरंत समझ गया कि शायद भैया आए होंगे। और इसीलिए मैं खड़ा हुआ और मैंने कमरे के दरवाजे को खोला। और जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो भैया गेट पर खड़े हुए थे और दरवाजे के खुलते ही वे सीधा कमरे के अंदर आ गए और बिना कुछ बोले सीधा चारपाई पर आकर लेट गए। इसके बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं भी उनके बगल में ही चारपाई पर आकर लेट गया। हम दोनों एक ही चारपाई पर सोया करते थे। थोड़ी देर बाद सवेरा हो गया और जब मैं जगा तो मैंने देखा कि भैया लगातार छत की तरफ देखे जा रहे थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और ये देखकर आज मैं भी हैरान था, क्योंकि किशोर भाई को लगभग 2-3 महीने हो चुके थे ट्रक चलाते हुए और तब से आज तक वे इतने सवेरे कभी नहीं उठे थे। और आज वे सवेरे सवेरे लेटकर छत की तरफ देखे जा रहे थे। ये देखकर मैं कमरे से बाहर चला गया और इसके बाद जब मैं फ्रेश होकर वापस कमरे के अंदर आया तो मैंने देखा कि भैया अभी भी चारपाई पर लेटे हुए थे और उन्होंने अपनी आंखें छत की तरफ गड़ाई हुई थी। ये देखकर मैं थोड़ा सा हैरान था कि आखिर भैया इतनी देर से छत की तरफ क्या देख रहे हैं। इसके बाद मैं भैया के पास गया और जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो मुझे पता लगा कि उनकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही थीं और वे लगातार छत की तरफ घूरे जा रहे थे। ये देखकर मैं भी थोड़ा सा डर गया, क्योंकि मुझे उनके पास खड़े हुए 2-3 मिनट हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने टाइम तक उन्होंने एक भी बार अपनी पलकें नहीं झपकाई थी और वे लगातार अपनी खुली आंखों से छत की तरफ देखे जा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे कुछ बुरा होने की आशंका हुई और फिर मैंने डरते हुए अपना हाथ उनकी छाती पर रखा। इसके बाद मैंने उनकी नाक के पास अपने हाथ को रखकर देखा। उनकी दिल की धड़कनें और श्वास ठीक तरह से चल रही थी, लेकिन वो जिस तरह से ऊपर की ओर देखे जा रहे थे ये मेरी समझ नहीं आ रहा था। और इसके बाद मैं उन्हें झंझोड़कर और आवाज़ देकर उठाने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ का और हाथों से झंझोड़े जाने का उन पर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वे लगातार छत की ओर देखे जा रहे थे। काफ़ी देर तक उन्हें आवाज़ देने के बाद और उनके हाथ पैरों पर अपने हाथ पैर मारने के बाद उन्हें अचानक से होश आया और फिर उन्होंने अपनी पलकें झपकाईं और इसके बाद उन्होंने अपनी गर्दन मेरी तरफ की। थोड़ी देर तक उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखने के बाद उन्होंने फिर से अपनी गर्दन छत की तरफ कर ली और इस बार फिर से वो पहले की तरह ही छत की ओर देखने लगे।
ये देखकर मैं काफ़ी हैरान था। आखिर भाई को ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये लगातार छत की तरफ देखे जा रही है। मैं अपने कमरे से बाहर गया और मैंने मोहल्ले के 2-3 लोगों को इकट्ठा किया और मैं 2-3 लोगों को लेकर वापस कमरे के अंदर आया। और जब मोहल्ले के लोगों ने मेरे भाई की ऐसी हालत देखी तो उनको इस हालत में देखकर वो भी हैरान थे। इसके बाद उन्होंने भी मेरे भाई को झंझोड़ना शुरू कर दिया और लगातार वे मेरे भाई को आवाज़ें लगाने लगे। लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें आवाज़ देने के बाद और उनके शरीर को झंझोड़ने के बाद भी उनके ऊपर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वे अभी भी अपनी आंखों को खोलकर सीधा छत की तरफ देख रहे थे। भाई की ये हालत देखकर मैं और मोहल्ले के लोग, हम 4-5 लोग मिलकर मेरे भाई को अस्पताल लेकर गए। और जब हॉस्पिटल के अंदर हमने भाई का चेकअप करवाया तो उसमें सारी रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल थी। ये देखकर मैं और मेरे मोहल्ले के लोग पूरी तरह से हैरान थे। यहाँ तक कि डॉक्टर भी ये नज़ारा देखकर हैरान हो चुके थे, क्योंकि उस समय पर भाई की हालत कुछ ऐसी थी जिसे देखने के बाद कोई भी इंसान ये कह सकता था कि शायद ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि वे ना तो किसी से बोल रहे थे और ना ही अपनी जगह से हिल डुल रहे थे। वे बस ऊपर की ओर देखे जा रहे थे और उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। इसके बाद डॉक्टरों ने भाई को बेहोश होने का इंजेक्शन लगा दिया और भाई बेहोश हो गए। फिर डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि हमें बीमारी समझ नहीं आ रही है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, तुम्हें किसी बड़े अस्पताल में जाना चाहिए। और फिर मैं भाई को किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन तभी मोहल्ले के कुछ लोगों ने कहा कि जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं इसे कोई डॉक्टरी बीमारी नहीं है, बल्कि शायद इसे कोई ऊपरी हवा लगी है। मैंने जब ऊपरी हवा का नाम सुना तो मैं भी पूरी तरह से हैरान था। अक्सर गांव मोहल्लों में ये किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन हमारे साथ कभी भी ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने मोहल्ले के लोगों की बात को माना और फिर मैं अपने भाई को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचा। मेरे साथ मोहल्ले के 3-4 लोग भी थे। जब हम उस तांत्रिक के पास गए तो तांत्रिक ने मेरे भाई को अपने पास बिठाया और पास बिठाने के बाद उन्होंने मेरे भाई के ऊपर झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। और मेरे भाई को देखने के बाद उन तांत्रिक ने कहा कि इनके ऊपर कोई ऊपरी हवा तो है, लेकिन इनके ऊपर क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए और तब तक के लिए तुम अपने भाई को यहाँ से लेकर वापस अपने घर चले जाओ और याद रखना कि ये घर से बाहर ना निकल पाए, इसे घर के अंदर ही रहने देना। मैंने तांत्रिक बाबा की बात में हामी भरी और इसके बाद मैं मोहल्ले के लोगों के साथ अपने भाई को लेकर वापस अपने घर आ गया। और घर वापस आने के बाद मैंने अपने मोहल्ले के एक खास दोस्त से कहा कि तुम ट्रक के मालिक के पास जाओ और उनसे पूछ कर आओ कि आखिर मेरे भाई को हुआ क्या है, शायद उन्हें कुछ ना कुछ पता हो। इसके बाद मोहल्ले का मेरा वो दोस्त सीधा चला गया ट्रक के उस मालिक के पास। इसके बाद मैंने अपने भाई की देखभाल करना शुरू कर दिया। मुझे अपने भाई के पास बैठे बैठे शाम हो चुकी थी और इसी वक्त मेरा वो दोस्त मेरे घर आया और उसने मुझसे बताते हुए कहा कि कल रात को तुम्हारे भाई किशोर का और उसके एक साथी जिसका नाम विनय है, इन दोनों का एक एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी छोटा सा एक्सीडेंट, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बाद से ना तो किशोर वापस काम पर आया है और ना ही विनय वापस आया है। इसके बाद मोहल्ले के उस आदमी ने बताया कि ट्रक के मालिक की बात सुनकर मैं सीधा विनय के घर पर गया। लेकिन जब मैं विनय के घर पर पहुंचा तो वहां जाने के बाद मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि विनय भी ठीक तुम्हारे भाई की तरह ही बीमार पड़ा हुआ है और वो भी लगातार छत की तरफ ही देखे जा रहा है। उसके आसपास उसके सभी घर वाले खड़े हुए थे और मैंने उससे काफ़ी पूछने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी किशोर भाई की तरह ही सीधा छत की तरफ देखे जा रहा है। किशन को ये बातें बताने के बाद मोहल्ले का वो आदमी वहां से चला गया और इसके बाद किशन अपने भाई के साथ अकेला था और इस समय तक रात भी हो चुकी थी। इसके बाद किशन ने खाना बनाया और अपने भाई को खिलाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके भाई ने खाना नहीं खाया। इसके बाद किशन ने अपने भाई को चारपाई पर लिटा दिया और उसका भाई जिसका नाम किशोर था, किशोर चारपाई पर लेटकर सो गया और उसका भाई किशन उसके पास ही बैठा हुआ था। रात के लगभग 11-12 बजे के आसपास किशन की भी आंख लग गई
लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ही एक अजीब सी आवाज को सुनकर किशन की आंखें खुली। दरअसल ये आवाज उसके भाई किशोर के बड़बड़ाने की थी और किशोर कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं और वो लगातार छत की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके मुंह से लगातार कुछ आवाजें आ रही थीं। और अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर किशन काफी हैरान था। किशन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके भाई किशोर को हुआ क्या है। जैसे तैसे करके किशन ने डरते हुए वो रात काटी और जब सवेरा हुआ तो किशन ने यह फैसला किया कि वो अपने भाई के उस दूसरे साथी के पास जाएगा और जानेगा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और इसके बाद किशन अपने भाई किशोर को छोड़कर सीधा उसके साथी के घर पहुंच गया, जो कि उस रात उसी के साथ था। लेकिन जब किशन वहां पर पहुंचा तो किशन ने देखा कि इस समय पर विनोद की हालत काफी ज्यादा खराब थी और विनोद अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके आसपास उसके सभी घर वाले थे और वो चीखे चिल्लाए जा रहा था। उसकी चीखों चिल्लाहट की आवाज सुनकर उसके घर वाले, आसपास के लोग सभी काफी ज्यादा परेशान थे। उसके पास एक तांत्रिक भी बैठा हुआ था जो कि उसकी लगातार झाड़ फूंक कर रहा था। इसके बाद धीरे धीरे करके किशन विनय के पास पहुंच गया और फिर जब विनय ने किशन की ओर देखा तो किशन को देखते ही विनय काफी जोर जोर से हंसने लगा। और इसके बाद विनय ने किशन की ओर देखते हुए कहा, मरेगा, तेरा भाई भी मरेगा। इंतजार कर, पहले हम इसे लेकर जाएंगे और फिर बारी तेरे भाई की आएगी। इसी की तरह दर्दनाक मौत देंगे उसे। बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा उसे। किशन से ये सब कहने के बाद विनय अचानक से बेहोश हो गया। इसके बाद जो तांत्रिक वहां पर बैठा हुआ था वो लगातार विनय के ऊपर झाड़ फूंक करने लगा और किशन ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया था। वो सीधा अपने भाई की तरफ भागा, यानी कि अपने घर की ओर। और जब विनय अपने घर आकर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाई की भी यही हालत थी। उसका भाई चीखे चिल्लाए जा रहा था और पूरा मोहल्ला उसी के पास खड़ा हुआ था। किशोर की ऐसी हालत देखने के बाद विनय सीधा उसे तांत्रिक के पास लेकर गया और जब विनय और किशोर तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक ने किशोर को देखते ही कहा कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो रूहानी ताकतें हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, वो मेरी बस से बाहर हैं और अगर मैंने इसका इलाज करने की कोशिश की तो ये मुझे भी खत्म कर सकती हैं। इसके बाद किशोर ने उन तांत्रिक से पूछा कि आखिर मुझे इसका इलाज कहाँ पर करवाना चाहिए, क्या कोई और इनका इलाज कर सकता है। तब उन तांत्रिक ने बताया कि एक तांत्रिक हैं जो कि इन शक्तियों का इलाज कर सकती हैं और वो बता सकती हैं कि आखिर किशोर के ऊपर कौन सी शक्तियां हावी हैं। और फिर उन तांत्रिक ने एक तांत्रिक का पता बताया जिसके पास किशन किशोर को लेकर पहुंचा। और जब किशन किशोर को लेकर वहां गया और उन तांत्रिक ने जैसे ही किशोर की ओर देखा तो उन्होंने किशोर की ओर देखते ही किशन से कहा कि इसके पास काफी कम समय है और तुम सही समय पर इसे यहाँ लेकर आ गए, वरना अब तक इसकी मौत भी हो जाती। तांत्रिक की ये बात सुनते ही किशन सीधा उनके चरणों में गिर गया और फिर किशन रोते हुए उनसे कहने लगा, बाबा मेरे भाई की जान बचा लीजिए बाबा, अब बस आप ही मेरी एक आखिरी उम्मीद हो। किशन की ये बात सुनकर उन तांत्रिक बाबा ने किशन की ओर देखते हुए कहा, डरो मत बच्चा, तुम्हारे भाई को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और इसके बाद उन तांत्रिक बाबा ने किशन से कहा कि मुझे तुम्हारे भाई के शरीर के अंदर काफी सारी जिन्नात नजर आ रही हैं, इतने जिन्नात कि मानो ये जिन्नातों की पूरी बस्ती हो। और जब तांत्रिक बाबा ने ऐसा कहा तो उनकी ये बात सुनते ही किशोर अचानक से हंसने लगा। पहचान लिया तुमने। आज तक कोई नहीं पहचान पाया हमें। बड़े से बड़े तांत्रिक मौलाना भी नहीं पहचान सके। तू बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है, तूने हमें पहचान लिया, लेकिन इसे बचा नहीं पाएगा। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे इसे। इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। जब उन तांत्रिक बाबा ने किशोर के मुंह से ये बात सुनी तो उनको भी ये समझ आ गया था कि इन जिन्नातों को इसके शरीर से निकालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए उन्हें ये जानना होगा कि आखिर ये जिन्नात इसके पीछे क्यों पड़े हैं। और फिर उन्होंने उन जिन्नातों से पूछने की कोशिश की
कि आखिर आप इसके पीछे क्यों पड़े हो और इसे क्यों मारना चाहते हो। लेकिन उन जिन्नातों ने उसे कुछ भी नहीं बताया। तांत्रिक बाबा को जब किसी भी बात का पता नहीं चला तो उन तांत्रिक बाबा ने किशोर के ऊपर कुछ झाड़ फूंक किए और इसके बाद उन्होंने किशन से कहा कि तुम अपने भाई को 2 दिनों के लिए घर लेकर जा सकते हो। तब तक मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जिन्नात तुम्हारे भाई के ऊपर हावी क्यों हुए हैं। लेकिन याद रखना कि बस मैं अपनी मंत्र शक्ति से इन जिन्नातों को 2 दिन तक ही रोक सकता हूँ। 2 दिन तक तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके ऊपर ये भभूति लगा देना। ये भभूति लगाने के बाद इसे 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगले ही दिन तुम्हें मेरे पास इसे लेकर आना होगा और तब तक मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन जन्नातों को कैसे निकाला जा सकता है और क्यों ये तुम्हारे भाई को मारना चाहते हैं। इसके बाद किशन ने वो भभूति ली और अपने भाई को लेकर वो घर आ गया। उसने वो भभूति अपने भाई के ऊपर लगा दी और वो भभूति लगते ही उसके भाई के ऊपर से वो जिन्नात चले गए और फिर कुछ समय के लिए उसका भाई नॉर्मल हो गया। लेकिन इतने में ही किशन को एक खबर मिलती है कि विनय की मौत हो चुकी है। और जब विनय की मौत का कारण पूछा गया तो बताया गया कि अचानक से उसके शरीर के अंदर की सभी हड्डियां चटक गईं और उसका कलेजा फटकर शरीर से बाहर आ गया और अचानक से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और काफ़ी डरावनी थी। और ये खबर सुनते ही किशन का बड़ा भाई किशोर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसने अपने एक साथी को खो दिया था। लेकिन किशन ने जब विनोद के मरने की खबर सुनी तो ये खबर सुनकर किशन काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अब उसे विनय की कही गई वो बातें याद आ रही थी कि विनय के मरने के बाद सीधा तुम्हारे भाई की बारी है। और इसके बाद किशन से रहा नहीं गया। वो अपने भाई को लेकर सीधा उन्हीं तांत्रिक के पास पहुंचा और वहां जाने के बाद किशन ने तांत्रिक को सारी बात बताई कि जो दूसरा व्यक्ति था उसकी मौत हो चुकी है। किशन की ये बात सुनकर जो तांत्रिक थे वे लगातार किशोर की ओर देखने लगे और फिर उन्होंने किशोर से पूछा कि आखिर उसकी मौत क्यों हुई है, क्या तुम्हारे साथ कोई घटना हुई थी। और तब किशोर ने तांत्रिक बाबा को बताया कि दरअसल उस रात मैं और विनय माल डिलीवरी करने के लिए कहीं दूर जा रहे थे और रास्ते में एक सुनसान जंगल था। हम दोनों उस जंगल को पार कर रहे थे। जंगल का वो रास्ता काफी सुनसान और काफी गहरी झाड़ियों से भरा हुआ था। मैं और विनय आपस में बातें करते हुए ट्रक को चला रहे थे कि इतने में एक बच्चा अचानक से झाड़ियों के बीच से निकला और वो अचानक से हमारे ट्रक के नीचे आ गया और फिर हमें एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी बच्चे के कुचलने की थी और वो आवाज सुनते ही हम दोनों को ये महसूस हो गया कि वो बच्चा ट्रक के पहिए के नीचे आकर कुचलकर मर चुका है। और ये देखकर मैंने अपने ट्रक की रफ्तार काफी तेज कर दी ताकि हम जल्दी से जल्दी उस जगह से निकल पाएं। लेकिन इसके बाद जब हम थोड़ी दूर आगे गए तो फिर से एक बच्चा झाड़ियों के बीच से निकला और वो फिर से हमारे ट्रक के नीचे आ गया और हमारे ट्रक के पहियों ने उसे कुचल दिया। उसके नीचे आते ही हमें फिर से एक जोरदार आवाज आई और उस आवाज को सुनकर मुझे ये महसूस हो गया कि वो बच्चा भी मर चुका है। फिर मैंने ट्रक को रोका नहीं और ट्रक की रफ्तार और भी तेज कर दी। लेकिन जब हम थोड़ा और आगे गए तो काफी सारे बच्चे रोड के ऊपर खड़े हुए थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वे सभी बच्चे हुबहू उसी बच्चे की तरह थे जो कि पहले मरा था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज हुई जिसने हम दोनों को काफी डरा कर रख दिया। दरअसल वो बच्चे जैसे जैसे हम उनके पास जा रहे थे वो हमसे पीछे होते जा रहे थे। इसके बाद मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज की, लेकिन वो बच्चे उतनी ही गति से पीछे की तरफ हट रहे थे। ये देखकर मैं और विनय दोनों समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, बल्कि हम किसी प्रेत आत्मा के जाल में फंस चुके हैं। और फिर मैंने ट्रक को और तेज चलाया और मैं जल्दी से ट्रक को चलाता हुआ उस जगह पर पहुंच गया जहां पर हमें सामान की डिलीवरी करनी थी। और फिर सामान वहां देने के बाद हम दूसरे रोड से घर वापस आ गए। लेकिन जब मैं घर के दरवाजे तक आया उस समय तक मुझे सब कुछ याद है, लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। किशोर की ये बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा को जैसे सब कुछ समझ आ गया था। इसके बाद उन्होंने किशोर से कहा कि मुझे आज ही वो यज्ञ करना होगा जो कि मैं 2 दिन बाद करने वाला था, क्योंकि शायद 2 दिन तक तुम्हें मैं बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए आज ही मुझे तुम्हारा निवारण करना होगा, क्योंकि अगर आज मैं निवारण नहीं कर पाया तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ
कुछ भी हो जाए। जिस तरह से विनय की मौत हुई है, हो सकता है कि वो जिन्न तुम्हें भी मार डालें। और इसके बाद उन तांत्रिक बाबा ने एक गोल घेरा बनाया और फिर किशोर से कहा कि तुम्हें इस घेरे के पास रहना है, लेकिन इसके अंदर नहीं आना है। और फिर उन्होंने जो किशन था उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और किशन को बाहर निकालते हुए उन तांत्रिक बाबा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें इस कमरे के अंदर नहीं आना है। बाहर से तुम सब कुछ देख सकते हो कि इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है। इसके बाद उन तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ने लगे वैसे वैसे किशोर के शरीर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। और इसके बाद किशोर ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और फिर किशोर उस कमरे के अंदर इधर उधर लोटपोट होने लगा। वो बार बार कभी अपना सर दीवार पर मारता तो कभी अपने दोनों हाथों को काफी जोर से धरती पर मारने लगता। और काफी देर बाद किशोर खड़ा हुआ और फिर वो उस घेरे के अंदर चला गया जो कि कुछ देर पहले तांत्रिक बाबा ने बनाया था। और उस घेरे के अंदर बैठते ही किशोर काफी अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। वो बार बार कभी किसी की आवाज में बात करता तो कभी किसी और दूसरी आवाज में बात करता और वो तांत्रिक बाबा उससे लगातार बातें किए जा रहे थे। किशोर ने कई बार अपने हाथ से तांत्रिक बाबा को पकड़ने की काफी कोशिश की थी, लेकिन जैसे कोई अनजान शक्ति थी जो कि किशोर को तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाने दे रही थी। शायद ये तांत्रिक बाबा के मंत्र तंत्र की कोई साधना रही होगी। इसके बाद उन तांत्रिक बाबा ने किशोर की ओर काफी सारी चीजें फेंक कर मारी और फिर उन्होंने किशोर की ओर देखते हुए पूछा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्यों इस लड़के को परेशान कर रहे हो। तब किशोर ने एक अजीबोगरीब आवाज में कहा, हम इसे मारना चाहती हैं। इसे मारने के अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। इसने हमारे 2 बच्चों को मारा है। हम इसे जान से मार डालेंगे। उस समय पर किशोर के मुंह से शायद वो जिन्नात बात कर रहे थे और फिर तांत्रिक बाबा ने उन जिन्नातों से कहा कि मैं तुम्हें इस लड़के को मारने नहीं दूंगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वो तुम मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद किशोर ने चिल्लाते हुए कहा, मांस खिलाएगा हमें मांस चाहिए। किशोर की ये बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा ने अपने झोले से मांस के टुकड़े निकाले और वे किशोर के सामने फेंक दिए और किशोर उन कच्चे मांस के टुकड़ों को चबा चबा कर खाने लगा। वो उन टुकड़ों को ऐसे खा रहा था कि जैसे वो कई दिनों से भूखा हो, या फिर यूं कहूं कि उस समय पर किशोर एक जानवर लग रहा था, एक ऐसा जानवर जो काफी मजे से मांस को चबा चबा कर खा रहा है। इसके बाद उस मांस को खाते ही किशोर बेहोश हो गया और फिर उन तांत्रिक बाबा ने कहा कि अब इसके ऊपर से वो समस्या हट चुकी है और अब इसे कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी किशन जी की कहानी जो कि इन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर की है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। और अगर आपको मेरी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही स्क्रीन पर आपको 2 वीडियो दिख रही होंगे जो कि लेटेस्ट कहानियाँ हैं, इन्हें भी आप ज़रूर सुनिए।